धर्मराज भाई साहब, आपके पास आ रहा हूं। दो तीन चीजें जरा। एक तो मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, कैन यू ऑल कंफर्म एज आई हर्ड दैट सस्पेंडेड वर्किंग कमिटी ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर द स्टूवर्डशिप ऑफ मिस्टर संजय सिंह हैज रिस्टोर्ड। ये हाँ बिल्कुल हो गया। संजय सिंह वापस अपनी ब्रजभूषण सिंह के जो प्रॉक्सी वो हैं, पूरी तरह से बैठ के अपना कामकाज देख रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ब्रजभूषण इज सिंह जी इज बैक, एक तरह से आप करते हैं। संजय सिंह इज वर्चुअली ब्रजभूषण संजय सिंह। मैं धर्मराज साहब, दो चीजें, ये कुछ हंसी उड़ा ले। मोदी जी क्या केरल में जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं? उनको अगर मां गंगा ने बुलाया है तो केरल में भी जाके भाई कोई बुला बुला सकता है। मोदी जी क्या तमिलनाडु में जाके इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि दूसरे की हंसी उड़ाने से पहले मोदी जी, आपकी जो स्मृति ईरानी कह रहे हैं क्यों भाग गए, क्यों रह गए, क्यों क्या कर गए, अरे भाग के कोई लंदन से जाके इलेक्शन नहीं लड़े। इसी भारत के एक जगह से जाके इलेक्शन लड़े, जो भारत ही का एक हिस्सा है। आप क्यों नहीं जाके केरल से एक बार लड़ने की हिम्मत करके दिखाते हैं? दक्षिण के किसी राज्य से लड़िए ना, थोड़ा आपको भी पता लगेगा कि भारत क्या है। दूसरा, मैं धनराज जी एक चीज आपसे और समझू, ये जो राज ठाकरे वाला मामला है, मतलब या तो दिशाहीन हो गई है, या जो जो एनालिटिकल चीज होती है दिमाग की, उसमें कोई दिक्कत है। राज ठाकरे एक तो आ रहे हैं तो अपने साथ वो कोई गुडविल तो ला नहीं रहे हैं। दो चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो उससे ये हो रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके बीच का एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी थी, जो हम लोगों ने पिछला जब उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण हो रहा था तब भी देखा था, जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी तब भी देखा था। उसको डिस्टर्ब किया है, करने की कोशिश करी बीजेपी। दूसरा, राज ठाकरे जितनी गाली बिहारी और हिंदी भाषियों को देते हैं, भैया और बिहारियों को, उसका एक रिपरकशन बिल्कुल यहाँ होगा। अगर आपको अगर मैं धर्मराज जी, मैं याद दिला दूं, राज ठाकरे जी ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में यही रामलला के दर्शन कर देखने को आएंगे। यहां पे चैलेंज कर दिया गया, आने की हिम्मत नहीं हुई थी, ही स्टेट बैक। तो ऐसे व्यक्ति को लाके आपका नफा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, एक। दूसरा ये है कि आप मेरा एक शो है शाम को आ रहा है, अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि अब वो क्या हो गया है कि उनके पास अब वो घोड़े नहीं, अब वो सांड ले आ रहे हैं अपने यहाँ। अजीत पवार, ये लोग ऐसे हैं जो आप उनको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे अमित शाह की बस के होंगे, वो 20 गाली आपको देने लगेंगे कल के दिन। अजीत पवार आपके बस के होंगे। तो ओवरऑल धर्मराज भाई, एक तो मोदी जी साउथ से एक बार इलेक्शन लड़े, जरा हम लोग भी देखें भाई कितना इनका प्रभाव है साउथ में। दूसरा, राज ठाकरे को लाके एनडीए अपनी पोल पट्टी नहीं खोल रहा है कि वो बिल्कुल ही दिशाहीन, उसके पास कंफ्यूज है, डेस्परेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। धर्मराज भाई देखिए आनंद भाई, आपने जो बात कही ना कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो ये अगर इनका इतना साहस है तो माँ सबरीमाला ने बुलाया है करके वो जो है केरल क्यों नहीं जा रहे? या ये बोल सकते हैं कि माँ अयप्पा ने बुलाया है करके कन्याकुमारी क्यों नहीं चले जा रहे? दरअसल उन्हें मालूम है। मैं ये शरद जी ने जो बात कही और हमारे सारे राजेंद्रन जी ने और प्रदीप जी ने जो बात कही, मैं पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूँ। ये एक किस्म का कैमाफ्लेज है। हकीकत ये है, और मैं समझता हूं कि साउथ में राजेंद्रन जी ने, आपने भी और बाकी सारे लोगों ने विस्तार से कहा, मैं किसी चीज को दोहराऊंगा नहीं। बीजेपी की कहीं कोई उपस्थिति नहीं है, हकीकत है ये। इवन जो है, आपने देखा होगा तेलंगाना में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, शुरुआती दौर में इस तरीके का हाइप पैदा किया गया। एज सच टीआरएस और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट हो रहा है, कांग्रेस तो कोई पिक्चर में ही नहीं है। और ऐसी एक परिस्थिति बनाने की कोशिश की गई कि मानो टीआरएस जो है वो जाएगी भी तो रिप्लेस बीजेपी ही करेगी। ऐसा ही एक एनवायरनमेंट बना, ऐसा ही एक पूरा प्रचार बना। लेकिन हकीकत क्या है, जब रिजल्ट आए तो हकीकत सामने आ गई। कर्नाटक में भी आपने देखा होगा, उसी तरीके की परिस्थितियों को निर्मित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी राजेंद्र जी ने आपको बताया कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दरमियान, जिसको हम जो है हमारे देश में मेट्रो मैन के नाम से जानते थे, उनको इस कदर नीचे उतार दिया उन्होंने, और ऐसा बताया कि ही इज कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम का विकल्प है वो, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन हकीकत क्या है, तो उनकी दक्षिण केरल में कुछ नहीं है, तमिलनाडु में कुछ नहीं। वो ठीक है, पीएमके के साथ जो भी उन्होंने टेका लगा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की वहां कोई मौजूदगी नहीं है। कर्नाटक में उनकी खुद की हालत खराब है। और ये जो जिस घटनाक्रम का शुरुआत में आपने जिक्र किया ना,
बम फटने की घटना और उसके बाद अचानक इनका मैदान में उतरना, तो ये तो इनके हथकंडे हैं। या अगर अजान के समय में अचानक बजरंगबली ये हनुमान चालीसा लगाना, और ये नीचे के स्तर पर नहीं है, ये उनका प्लान्ड अटेम्प्ट है। भाई उनका असली टूल जो है, एक ही टूल है वो टूल यही है, एक कम्युनल पोलराइजेशन, दूसरा घृणा हेट फैलाना, और तीसरा ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जहां वो सत्ता में नहीं है वहां इस नफरत के लिए इस किस्म की, चाहे वो अजान के समय हनुमान चालीसा लगाओ या किसी अचानक कोई बम फूट गया, सुतली बम फूट गया, उसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करो। जहां सत्ता में है वहां जो है सारे इंस्ट्रूमेंट टूल का इस्तेमाल करो, पूरे पावर का इस्तेमाल करो, और वही पोलराइजेशन को आगे बढ़ाओ स्थायी रूप से बने रहने के लिए, क्योंकि बाकी सारे मोर्चे पर जो है इनका कोई आधार नहीं। वो इस बात से भी आप जाहिर होता है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति में हमने कभी नहीं देखा होगा। देश चुनाव पर जा रहा है, ये 400 पार का नारा देने के बाद कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं मोदी जी ने नई सरकार बनने के बाद 100 दिन का क्या काम होगा उसके बारे में जो है वो फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब है चुनाव की क्या कोई जरूरत है क्या? फिर क्या जरूरत है चुनाव की? आपने तो तय कर लिया, 400 पार हो गए, आप ये भी तय कर लिया कि आप ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे, आपने ये भी तय कर लिया कि यही कैबिनेट बन गया, आपने ये भी तय कर लिया कि ये कैबिनेट अगले 100 दिन के बाद क्या काम करेगी। इसका अर्थ क्या है? आप ये कैबिनेट ने, ये प्रधानमंत्री ने, इस बीजेपी ने पिछले 9.5 साल में जो भी प्रॉमिसेस 2014 में किए या 2019 में किए, उस पर कोई चर्चा ना हो। इसलिए 2024 के चुनाव के बाद आप क्या करोगे? आपने जो वादा किया कि 2022 में हम जो है सबको घर दे देंगे, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2022 में जो है देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, विश्व गुरु बन जाएंगे, दुनिया की आर्थिक मोर्चे पर सबसे महाशक्ति बन जाएगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। महाशक्ति तो हमारे देश में 2 ही लोग बन पाए, 2 व्यक्ति ही दुनिया को चलाने वाले महाशक्ति के रूप में विकसित हो पाए, और वो कौन है ये भी आपको मालूम है, उन्हीं के भाई हैं। एक तरफ मुकेश भाई, दूसरी तरफ गौतम भाई। तो वो भाई भाई के लिए जो है उनको आपने बनाया, लेकिन दुनिया में हम तो विश्व गुरु नहीं बन पाए ना। आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इंडेक्स का आप रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, हंगर इंडेक्स का आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, या पूरी दुनिया के अंदर जितने किस्म के मेजरमेंट के जरिए किसी भी देश के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। मैं आज समय नहीं, इसलिए मैं यहाँ साहब वरिष्ठ वैसे मुझे लगता नहीं कि उन आंकड़ों की बाजीगरी में मैं जाऊं, लेकिन इन 9-9.5 सालों के दरमियान किसी भी वैश्विक रिपोर्ट को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें हमारी स्थिति बांग्लादेश से भी नीचे है। हमारी स्थिति, हम जिसका चेहरा दिखा दिखाकर हम लोगों को बोलते हैं कि देखो पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान, अरे कई मोर्चों पर पाकिस्तान भी हमसे बेहतर रहा है। इसीलिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप केवल एक ही चीज करोगे, आपकी जो बेसिक फिलॉसफी वो है पोलराइजेशन, धर्म के आधार। लोगों की जो धार्मिक आस्था है, उस धार्मिक आस्था को किस रूप में आप परिवर्तन, और उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो। आप, शरद जी ने आपको बताया, पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जो भी इवेंट हुआ, पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमने ये देखा कि एक रिलीजियस इवेंट को केवल पॉलिटिकल इवेंट नहीं, गवर्नमेंट इवेंट में तब्दील कर दिया गया और बाकायदा डिक्लेयर किया गया छुट्टी। और आपने शरद जी ने बिल्कुल सही बात कही, आपने तो, हमें तो मालूम ही नहीं है राम का चेहरा कैसा है, लेकिन आपने हमारे सामने एक नया राम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो राम भी जो है मोदी के राम है। वो राम वही उनको जो है घर दिला रहे हैं। वो राम भी बेघर थे, उनको जो है उन्होंने घर दिया, तो घर दिया तो नए राम का भी उन्होंने इजाद कर दिया। तो मैं समझता हूं ये जो कह रहे हैं 400 पार, हकीकत ये है, वो जो बोल रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होके कि बाकी सब पर मैं अकेले भारी, आरी चल रही है, भारी नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको इस बात का एहसास है, जो भारी होने का दावा कर रहे थे, इस बार उन पर आरी चल रही है। और यही कारण है, ये दक्षिण में वो जो घूम रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है, उसके जरिए उन्हें मालूम है वहां कुछ नहीं है, उन्हें ये भी मालूम है वहां उन्हें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन वहां के हाइप के जरिए नॉर्थ के लोगों को ये संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ में भी जमीन वैसी नहीं है, पिच वैसी नहीं है। जो बेटिंग आपने 2019 में अगर पुलवामा नहीं हुआ होता, तो ये जितने रन आपने खींच लिए आप हासिल नहीं कर पाते। और आज भी जो है सच्चाई ये है कि पुलवामा कहीं चर्चा में नहीं है। किसने किया, क्यों किया,
कोई जांच नहीं है, कैसे जो है 300 किलो आरडीएक्स सड़क पर आ गया। और ये सतपाल मलिक जी ने जो है एज अ गवर्नर उस समय ये बयान दिया था, इट इज आवर फेल्योर, वो हमारी सुरक्षा की चूक है, वो हमारे इंटेलिजेंस का चूक था, और सतपाल जी ने आज बता दिया। तो आज भी जो है उसके जरिए पूरा नैरेटिव बदल गया, अदरवाइज 2019 का भी पिक्चर डिफरेंट होता, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जी आज जो है आप इस तरीके के सारे टूल इस्तेमाल करके, सारे नैरेटिव, आप G20 का इस्तेमाल किए, आप जो है अबू धाबी में जा रहे हैं, मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, बोल रहे देखो वहां बढ़ रहा है। अरे भाई यहाँ एक आध मस्जिद अगर उद्घाटन हो जाए, करा सकते हो क्या आप अबू धाबी में? अगर एक मुस्लिम देश में जाकर मंदिर के इनॉग्रेशन का अगर आप क्रेडिट ले रहे हो, तो हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश है, यहाँ किसी मस्जिद का आप बुला के, कतर के किसी शहनशाह को बुला के किसी मस्जिद का इनॉग्रेशन करा पाओगे? ये क्या है? तो आप सारे तरीके से कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये जो नॉर्दर्न एरिया में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, बड़े विस्तार से बात हुई, आप उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज हो रहा है, मना रहे हैं आप जो है राज ठाकरे के साथ जिसने जो है क्या क्या गालियां नहीं दी, उसकी दरबार में हाजिरी लगा रहे, जो अपने आप को बोलते हैं कि अरे भाई अब। और अभी तो मैंने उनका एक बयान सुना, यहाँ हमारे प्रदीप भाई ने जिसका बात का जिक्र किया, हमने पहली बार ये देखा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, और वो ये कह रहे हैं अरे भाई हमारे 303 मतलब इंडियन डेमोक्रेसी तराजू में, उस तराजू में अमित शाह हमें तराजू दिखा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं भाई मेरे तराजू में, मेरे पल्ले में 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुझे 6000 करोड़ मिला, तो क्या अपराध किया? इसका मतलब है हमारा पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो एक मंडी में तब्दील हो गए। और अब जो है जिस पार्टी की जितनी भागीदारी होगी, वो उतने करोड़ की चोरी करेगा, उतने करोड़ के लेन देन के जरिए ये ले, ये दे दे, ये चंदा दे, कोयला ले ले, ये चंदा दे, एयरपोर्ट ले ले, और वो जायज है। तो ये जो बात है, हकीकत में ये है कि वो डरे हुए, और ये जो उत्तरी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में जो उनका पिछला प्रदर्शन है वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए जो उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, अजित पवार को अपने साथ ले आए, वो शिवसेना को तोड़ दिए, एकनाथ शिंदे को ले आए। उसके बाद भी अगर उनको, अगर मान लीजिए राज ठाकरे की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है हालत खराब है। अगर मान लीजिए जिस चिराग पासवान को उन्होंने बाहर का दरवाजा दिखा दिया, वो तब जब वो अपनी पिता के जाने के बाद नरेंद्र भाई को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को अपने पिता तुल्य बनाकर अपने सिर पर बैठाए हुए रामविलास जी के निधन के बाद, लेकिन उसके बावजूद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्हीं के परिवार में जो है विवाद पैदा करके पशुपति जी को अपने साथ में ले आए, उनको जो है मिनिस्टर बना दिया। अब आज स्थिति क्या है, उसी चिराग पासवान को ये कंधे में उठाकर घूम रहे। उस समय जब वो पिता के रूप में बिठाए हुए थे, उसे बाहर कर दिया, आज उसे अपना जो है सबसे लाडला बेटा बनाकर उठाकर बैठे हुए। ऐसी क्या मजबूरी है? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद उसे मनाने के लिए आप उसकी दरबार में, उसके घर में जाके अपने स्पोक्समैन भेज रहे हो। अगर आपका 400 पार हो गया तो आपको क्यों जाना पड़ रहा है? अगर मान लीजिए आप 400 पार हो रहे हैं तो राज ठाकरे के दरबार में क्यों हाजिरी लगा रहे हैं? अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो आपको कमलनाथ जैसे आदमियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो आप जो है हर जगह छोटे मोटे प्यादों को भी आप उठाकर कंधे पर चढ़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब है आपका खुद का जो आत्मविश्वास वो डगमगा रहा है। वो डगमगा इसलिए रहा है कि आपके 9.5 साल के शासनकाल के दरमियान अगर आप सारे मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर हो, सामाजिक मोर्चे पर हो, राजनीतिक मोर्चे पर हो, विदेश नीति के मोर्चे पर हो, पूरी दुनिया में जो है ऐसी थू हमने कभी नहीं देखा जो आज फिलिस्तीन के मामले में भारत की हो रही। ये वही भारत है, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, ये वही भारत है जो भारत पूरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था। ये वही भारत है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये भारत पूरी दुनिया में विश्व शांति का सबसे बड़ा दूत है। आज हमारी स्थिति क्या हो गई? हम इजराइल को जो है अपने कंधे में उठाकर घूम रहे हैं। आज स्थिति क्या है कि यूनाइटेड नेशन में अगर फिलिस्तीन में जो नरसंहार जारी है, 30,000 लोगों की हत्याएं हो गई, 14,000 मासूमों की जानें ले ली गई, 60,000 से ज्यादा लोग जो है बेघरबार हो गए, और इजराइल जो है फिलिस्तीन में 80% जमीन पर कब्जा कर लिया है, और वो जो 25 लाख से ज्यादा लोग जो गाजा में, ऐसी हालत हमारी कभी नहीं हुई। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? भारत कहाँ गए? तो हम हर मोर्चे पर विफल है, किसी मोर्चे पर जो है हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। तब इसको ढाकने के लिए आप यही करेंगे कि आप जो है कैमोफ्लेज तैयार करिए। और ये जो बात शरद जी ने शुरुआत में कही थी, बिल्कुल सही कही कि आपके पास एक ही टूल है, केवल झूठ, और झूठ को आप जो है सच के रूप में लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करो।
और वही टूल इस्तेमाल वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जी समझता हूँ ये उनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। उत्तर क्षेत्र में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका महाराष्ट्र हो, इवन गुजरात, अभी आज ही का घटना मैंने देखा, गुजरात के एक एमएलए जो है रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो है ये कहा गया कि जो है वो जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत किया और उसके बाद जो है ये आज क्यों चर्चा नहीं हो रही गुजरात मॉडल की? 2014 तो गुजरात मॉडल था ना, 2019 भी गुजरात मॉडल था ना, आज 2024 में कोई गुजरात मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसी गुजरात मॉडल में गुजरात की असेंबली में उनके होम मिनिस्टर ने जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया उसमें कहा अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हिंदुस्तान के सारे राज्यों में गुजरात सबसे वर्स्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात सबसे वर्स्ट है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मामले में पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात सबसे वर्स्ट है। वहीं तो आप 24 साल से सरकार चला रहे हैं ना। इसीलिए उत्तर भारत के राज्यों के अंदर उनकी ये जो डावाडोल परिस्थितियां हैं और जो शरद जी ने और हमारे प्रदीप जी ने भी जो कहा, इतने कुनबा बढ़ाने की कोशिश के बावजूद, जो विपक्ष के बारे में वो ये कहा करते थे, इधर का ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, और आज जो है इंडिया के को टक्कर देने के लिए जैसी इंडिया का फर्स्ट मीटिंग हुआ, उन्होंने एनडीए का मीटिंग बुलाया और उन्होंने कहा कि ये 26 है, हम 34 है, अब कल कर देंगे कि हम 44 है। तो भाई आपको 44 की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो सब पर भारी, और हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो बोल रहे हैं मैं अकेला सब पर भारी। तो जो सब पर भारी था उसे 44 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो भारी के ऊपर बहुत बड़ी आरी चल रही। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये दक्षिण के जरिए जो है जो एक कैमाफ्लस तैयार करने का कोशिश हो रहा है वो उनकी टैक्टिक्स का कौशल का हिस्सा है। और मेरी नजर में वो उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकत नहीं है 400 पार कि लोग भी तो जानते हैं ना, अरे भाई अगर 400 पार चाहिए तो केवल नॉर्थ से जो है आप 400 नहीं ले सकते, आप तो जो है 272 भी नहीं ले सकते केवल उत्तर भारत के सीटों को अगर आप देख लेंगे तो उस वोटर को जिसके अंदर भी अभी अविश्वास पैदा हो रहा है, हाउ दे विल रिपीट, फिर कैसे वापस आएंगे? क्योंकि भाई राजस्थान में 25 से आप बढ़ा तो नहीं सकते ना लोकसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 से ज्यादा बढ़ा तो नहीं सकते ना लोकसभा की सीटें। तो उत्तर भारत के राज्यों में जितनी लोकसभा की सीटें हैं वहां के मतदाता को भी ये लग रहा है कि ये जो नारा वो दे रहे हैं, पहले कहा 373 पार और मीडिया ने गाना गाना शुरू कर दिया 373 से पार, फिर कहा 400 पार, फिर मीडिया ने गाना गा दिया 400 पार, और उसके बाद जो है नई कैबिनेट की मीटिंग हो गई, 100 दिन का नया सरकार का कार्यक्रम का ऐलान हो गया, लेकिन तब भी उनका उत्तर का मतदाता भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो भी ये सोच रहा है आखिर 370 पार तो कौन सी नैया से होगी ये पार, वो भी ये सोच रहे हैं हो रहा है 400 पार तो आखिर कौन सी नैया से हो रहा है 400 पार। तब वो बोल रहे हैं नहीं केरल भी देखो आ रहा है, तब वो बोल रहे तमिलनाडु भी आ रहा है, आंध्रा भी आ रहा है, तेलंगाना भी आ रहा है। ये इंप्रेशन अपने नॉर्थ के वो मतदाता जिनके जहन में ये संशय पैदा हो रहा है, जहां उनकी पिछली जमात की तुलना में जमीन खिसक रही है, उसको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सोची समझी योजना के तहत ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। वरना ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी जो है, एक बात मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े इवेंट मास्टर है, और मैं समझता हूं कि वो अगर किसी कंपनी के सेल्समैन होते तो शायद दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन हो सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ब्रांडिंग के मामले में, मार्केटिंग के मामले में, और जो नहीं है वो माल को भी जो है नए कलेवर के साथ बेचने के मामले में उनका जो टैलेंट है उसको तो आप मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो फालतू में समय नहीं देते, तो उन्हें मालूम है जिस केरल के अंदर विधानसभा में 1 सीटें नहीं मिली वहां लोकसभा की कोई सीटें वो चुनाव जीत जाएंगे, वो किसी भी तरीके से संभव नहीं। लेकिन अगर वो समय दे रहे तो उसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है, समझदारी है, और उसके जरिए इधर जो जमीन खिसक रही है उसको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं है ये जमीन इंटैक्ट है, ये नई जमीन आ रही है, जबकि हकीकत है उनको भी मालूम है उस जमीन में उनका दूर दूर तक कहीं जो है खड़ा कोई आदमी भी नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, ये कल की जो घटना कर्नाटका के अंदर हुई है, ऐसी घटनाएं तमिलनाडु के अंदर भी हो सकती है, तेलंगाना के अंदर भी हो सकती है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी हो सकती है, केरला के अंदर भी हो सकती है, विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों के अंदर ये हो सकती है। और इस घटना के जरिए वही फिर से उसी टूल को इस्तेमाल करके उन राज्यों के अंदर भले वो अपने वोट की फसल को उस तरीके से बढ़ा ना पाए, लेकिन उसका उसी पोलराइजेशन को, घटनाओं का जिक्र करके
नॉर्दर्न एरिया में, उत्तरी भारत में जो खिसकती जमीन है वहां फिर से उसी टूल को बिठा दिया जाए, क्योंकि जी रामलला के इतने बड़े एपिसोड के बावजूद बल्ला चल नहीं रहा है। ये ठीक है जी कि रामलला के उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कितना ये है, लेकिन घर घर दिए जलाने के बावजूद उस दिए में जो तेल थे वो धीरे धीरे जो है उसकी लौ कम हो रही है। इसीलिए ये सारा कैमोफ्लेज करने की कोशिश मुझे लगता है कि वो करने की कोशिश हो रही है, और वो उनकी जी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जी जी जी